नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल ज्यादातर मंत्रियों ने अपना अपना काम संभाल लिया है। कल शाम ही पीएम मोदी ने मंत्रालयों का बंटवारा किया और कुछ मंत्री तो कल शाम से ही अपने अपने काम में जुट गए। बाकी बचे कई मंत्रियों ने आज अपना चार्ज संभाल लिया। और अगर मंत्रालयों के बंटवारे के हिसाब से देखें तो कई बड़े मंत्रालयों में उन्हीं मंत्रियों को रिपीट किया गया है जिनमें वो मोदी के दूसरे कार्यकाल से ही काम कर रहे थे। जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, सीआर पाटिल जैसे सीनियर बीजेपी लीडर्स को पहली बार यूनियन कैबिनेट में शामिल किया गया, जबकि जेडीयू से लल्लन सिंह, एलजेपी के चिराग पासवान, हम के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और टीडीपी के राम मनोहर नायडू जैसे सहयोगी दलों के नेताओं को भी मंत्रालय दिए गए हैं। लेकिन अगर अहम मंत्रालयों की बात करें तो उन विभागों की बात करें जिन पर मोदी के विजन 2047 को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, तो उनमें ज्यादातर विभाग बीजेपी के मंत्रियों के पास ही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या गठबंधन की सरकार होने के बावजूद मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी उसी स्पीड से दौड़ेगी जैसी रफ्तार पिछले 10 साल में थी? अगर मोदी सरकार के सामने अगले 5 साल में क्या क्या चुनौतियां होंगी, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपना अपना चार्ज संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, तो शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी सीट संभालने से पहले वहां पर पूजा अर्चना की, परिवार के साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर देखिए पूजा अर्चना करके पहले आशीर्वाद लिया। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं टॉप मिनिस्ट्रीज की। मोदी के तीसरे कार्यालय में कॉन्टिन्यूटी पर फोकस किया गया है। यही वजह है कि जो टॉप के मंत्रालय हैं उसमें उन्हीं नेताओं को रिपीट किया गया जो कि पिछली बार भी थे। इनमें से 4 मंत्रालय सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। होम, डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया और इनमें बदलाव किसी ने भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। निर्मला सीतारमण को लेकर हालांकि कई लोगों ने यह आशंकाएं लगाई थी कि शायद निर्मला सीतारमण इस बार वित्त मंत्री ना रहे, उनको कोई और विभाग सौंप दिया जाए। लेकिन इस बार वो मंत्री जिनको लेकर बार बार कयास लग रहे थे, वो मंत्री 4 मंत्रियों को वैसे ही कंटिन्यू किया गया है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय ही दिया गया है क्योंकि उनके कार्यालय में जब वो गृह मंत्री थे पिछले 5 साल में, तब देखा गया था कि कितने कड़े फैसले उन्होंने लिए थे। धारा 370 का फैसला उन्होंने लिया था। ऐसे में उनके कार्यालय में अब आगे यूसीसी पर भी नजर है कि क्या यूसीसी भी अगले 5 साल के टेन्योर में आ सकता है। वहीं सीतारमण की बात करें, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है, दोबारा से उनको रिपीट किया गया। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री ही उसी तरह उन्हें रखा गया जिस तरह पिछले 5 साल उन्हें रखा गया था। वहीं मिडिल क्लास से जुड़े टैक्स वसूलने को लेकर निर्मला सीतारमण पर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई राहत देने को लेकर भी उन पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से उन पर ही भरोसा जताया। वहीं रोड और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के काम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि किस तरह का वो काम करते आए हैं। उनके काम की तारीफें भी बहुत होती है, जिस तरीके से हाईवेज काफी अच्छे बने हैं। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्हें ये मंत्रालय मिलना चाहिए और यही वजह है कि नितिन गडकरी को एक बार फिर से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर मोदी सरकार में शामिल किया गया। अब बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो उन्हें भी फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा फील्ड है उनका जहां मोदी सरकार के काम की तारीफ सभी करते हैं। ऐसे में उन्हें फिर से विदेश मंत्री बनाए जाने पर किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। एस जयशंकर ने भी आज अपना चार्ज संभाल लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। अब भारत की बात को विजन दिया जाता है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही होगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना चार्ज संभाला। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। तो एस जयशंकर को आपने सुना। तो इन 5 मंत्रियों के बारे में तो हमने आपको बताया जिन 5 मंत्रियों को दोबारा से रिटेन किया गया है। वहीं अब बात करते हैं उन नए चेहरों के जिनको कैबिनेट में इस बार शामिल किया गया है, मंत्री पद इनको दिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम मनोहर लाल खट्टर का है। मनोहर लाल खट्टर जिनको शहरी आवास और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है और दूसरा नाम सीआर पाटिल का है जिनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। दरअसल शहरी विकास मंत्रालय इसीलिए चर्चा में है क्योंकि मोदी सरकार आवास पर बहुत ध्यान दे रही है। कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें सबसे बड़ा फैसला, सबसे पहला फैसला यही लिया गया था कि अगले 5 साल में पीएम आवास योजना के तहत
3 करोड़ आवास लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें बिजली कनेक्शन, टॉयलेट, ये सारी सुविधाएं उन्हीं आवासों में लगी हुई लोगों को मिलेंगी। दरअसल पिछले 9 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड देखे मोदी सरकार था तो उसमें 4 करोड़ 20 लाख घर लोगों को पहले ही दिए गए थे और अब अगले 5 साल का लक्ष्य 3 करोड़ घरों का रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो मोदी सरकार अपने 15 साल के कार्यकाल में लगभग 7.5 करोड़ घर लोगों को देने वाली है। ऐसे में लोगों को लेकर यह बड़ी खबर है मोदी सरकार की तरफ से, जो कल कैबिनेट में फैसला भी लिया गया। वहीं इसके अलावा बात करें 2015 में भी पीएम आवास योजना शुरू की गई थी और अब तक जितने लोगों को मकान दिए जा चुके हैं, अब आगे और योजना बनाई जा रही है ताकि 3 करोड़ घर जल्द से जल्द तैयार करके लोगों को दिए जा सके। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अब तक रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार का है और आगे 5 साल का जो विजन है, और मनोहर लाल खट्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर को लेकर ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा मंत्रालय उनको दिया जाएगा। उनको जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब यह कहा जा रहा था कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और जब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया उसके बाद अब उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने अगले 5 साल का लक्ष्य जो खासतौर पर मनोहर लाल खट्टर की मिनिस्ट्री के सामने है, वो 3 करोड़ घर बनाने का है, जिसमें लोगों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जो कि सुविधाएं लोगों को, देखिए अभी तक लोगों को जो आवास मिलते थे उनमें लोगों को पैसा मिलता था ताकि वो अपना घर बना पाए, लोन मिलता था, लेकिन अब लोगों को बने बनाए घर मिलेंगे, जिसका फैसला कल कैबिनेट की बैठक में किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे मंत्रालय की। CR पाटिल ये दूसरे मंत्री हैं, इनको लेकर कहा जा रहा था कि एक बड़ा मंत्रालय इनको भी मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा बीजेपी का गुजरात में है। ऐसे में इनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो है जल शक्ति मंत्रालय की। जल शक्ति मंत्रालय जो कि इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, लेकिन इस बार उनसे यह मंत्रालय लेकर CR पाटिल को सौंपा गया है। और मोदी सरकार बार बार ये कहती आई है कि हर घर नल से जल योजना के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा नल के कनेक्शन दिए जाएं, और अब तक अगर बात करें तो 13 करोड़ घरों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं और अगले 5 साल में स्पीड को और बढ़ाना है, जिसकी जिम्मेदारी अब CR पाटिल के कंधों पर मोदी सरकार में दी गई है। CR पाटिल को लेकर जल शक्ति मंत्रालय जब उनको कल दिया गया, ऐसे में अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर पर जल के कनेक्शन पहुंच पाए, ये जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। वहीं एक और मंत्रालय ऐसा है जिस पर सबकी नजर है और वो है कृषि और ग्रामीण विकास, यानी कि ऐसा मंत्रालय जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा था कि ये मंत्रालय किसके पास जाएगा, क्योंकि लगातार किसान नाराज थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि किसानों की नाराजगी इस बार चुनावों में बीजेपी पर भारी भी पड़ी है। ऐसे में इस बार ये मंत्रालय दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता, और मध्य प्रदेश में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया तो गया था, लेकिन यह कहा गया था कि उनको दिल्ली लाया जाएगा, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। कृषि कानूनों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि किसान नाराज हैं। ये हम सब ने देखा किस तरीके के प्रदर्शन हुए। अभी भी किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। ऐसे में हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान उस नाराजगी को शायद दूर कर पाए, और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को इस जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वही हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश जैसे को बीमारू राज्य की स्थिति से बाहर निकाला। उन्होंने मध्य प्रदेश को कृषि के खासतौर पर गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर वो लेकर आए। और अब देखिए शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने चार्ज संभाल लिया है अपनी मिनिस्ट्री का, और सबसे पहले आकर उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद चार्ज संभाला। तो शिवराज सिंह चौहान को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ऐसे में उम्मीदें अब शिवराज सिंह चौहान पर है कि क्या वो अगले 5 साल में किसानों की जो नाराजगी मोदी सरकार के प्रति है, क्या उसको वो दूर कर पाएंगे। कृषि के क्षेत्र में भारत और आगे डेवलप कर पाए, वो किस तरीके से उनका क्या प्लान रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहला अपना काम किया, खासतौर पर अपने मंत्रालय का चार्ज संभालते, पीएमओ का चार्ज संभालते, तो उन्होंने किसानों के अकाउंट में सम्मान निधि योजना उसके पैसे ट्रांसफर किए। गजानंद गणपति भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, भारत माता की जय, बलराम भगवान की जय, किसान भगवान की जय। एक फोटो लगेगा है किसान का। प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी,
और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए निरंतर काम हो रहा है। उसमें और भी तेजी से हम सब मिलकर काम करेंगे और किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। आज ही मैं संकल्प पत्र अपने अधिकारियों को सौंपने वाला हूं बैठक में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कल्याण के कौन से कदम उठाएंगे उसके वचन मोदी की गारंटी दी है। उनको पूरा करने के लिए भी आज से काम प्रारंभ होगा। तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह सरकार काम करेगी। संकल्प पत्र बाकायदा उनके जो अधिकारी हैं उनको सौंपा जाएगा। वहीं बीजेपी की सरकार में एक और मंत्रालय जो काफी चर्चा में है और वो है शिक्षा मंत्रालय। मोदी सरकार पर कभी विपक्ष शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाता रहा है तो काफी अपना एजेंडा चलाने लगा था। वहीं शिक्षा मंत्रालय इस बार भी अशोक प्रधान को दिया गया है, जबकि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जयंत चौधरी को दी गई है। माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर सौंपी गई है। किस तरीके के शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर जाना है देश को, ज्यादा से ज्यादा एक अच्छे कॉलेजेस बच्चों को दिया जाए, अच्छी सुविधा बच्चों को दी जाए, उसकी जो जिम्मेदारी है वो धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर दी गई है। वहीं उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज इसका दिया गया। इसके अलावा जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी को ऐसी मिनिस्ट्री दी गई है जिसमें उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जयंत चौधरी ने कहा कि वो युवाओं के स्किल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनको स्किल डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। दरअसल स्किल डेवलपमेंट ऐसी मिनिस्ट्री है जिस पर मोदी सरकार में पिछले पहले 5 साल में यानी कि 2014 से 2019 के दौर में काफी तेजी से काम हुआ, लेकिन 2019 से लेकर 2024 में ये मिनिस्ट्री थोड़ी सी धीमे काम करती हुई दिखाई दी। लेकिन अब जयंत चौधरी एक तेज तर्रार नेता है, उनके कंधे पर यह जिम्मेदारी दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नई जिम्मेदारियां मिली हैं, किस तरह से इन जिम्मेदारियों पे आप काम करने वाले हैं, आगे का क्या एजेंडा रहने वाला है 100 दिन का? देखिए, लाइफ में, जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं, इंसान को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वो आगे बढ़ना छोड़ देता है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ मैं अपना योगदान करूंगा और खुशी का अनुभव हो रहा है। आज जो कोर टीम है उनसे मुलाकात हुई है। अभी मैं स्किल मिनिस्ट्री से होकर आ रहा हूं। शिक्षा मंत्रालय, दोनों विभाग ऐसे हैं जिनका सीधा संपर्क, सीधा वास्तव देश के आने वाली पीढ़ियों से है, नौजवानों से है। सर, प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया और क्या कुछ बात की है? उन्होंने बहुत चीज हमें बताई है। मैंडेट जो है वो समझाया है। 100 दिन का एक बहुत महत्वाकांक्षी एक एजेंडा है जो तैयार है। तो वो जो हमारा फुटप्रिंट है, जो एक प्लान है, विजन है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, अब अपोजिशन ये सवाल करे, सर आखिरी सवाल प्लीज। अपोजिशन ये कह रहे हैं कि एनडीए ने अपने साथियों को बस झुंझुना पकड़ा दिया है और अब कम से कम स्पीकर की तो पोस्ट मांगनी चाहिए। अंगूर खट्टे हैं उनके लिए। तो युवाओं को अच्छे स्किल दी जाए, इसी लक्ष्य के साथ अब जयंत चौधरी अपने चार्ज को संभाल चुके हैं और अब आगे काम करेंगे। वहीं मोदी सरकार में हेल्थ को कितनी अहमियत दी जाती है इसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेपी नड्डा को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है। आयुष्मान कार्ड मोदी सरकार का ट्रम्प कार्ड रहा है और इस बार मोदी सरकार ने 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज देने का वादा भी किया था। इसी तरह महिला और बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात जेपी नड्डा की करते हैं, जो कि पहले भी यानी कि मोदी 2.0 में भी स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। लेकिन उसके बाद इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की और उसके बाद यह जिम्मेदारी मनसुख मांडविया के कंधे पर सौंपी गई। हालांकि मनसुख मांडविया इस बार दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट किए गए। यही वजह है कि जेपी नड्डा को इस बार उनका मंत्रालय यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय वापस से दे दिया गया है। वहीं अब बात अन्नपूर्णा देवी
देवी की करते हैं। बीजेपी में इस बार अन्नपूर्णा देवी को जो मंत्रालय दिया गया है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, जो इससे पहले स्मृति ईरानी के पास था। और महिलाओं को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि आधी आबादी मोदी की पक्की वोटर है। सरकार को ये कोशिश लगातार रहेगी कि महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारा जाए, महिलाओं की बेहतरी के लिए क्या क्या किया जाए, उसकी जिम्मेदारी अब अन्नपूर्णा देवी को दी गई है कि आखिर किस तरीके से महिलाओं के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। तो ये वो दो मंत्रालय है जिसकी बात हम कर रहे हैं। जेपी नड्डा जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और महिलाओं के काम के लिए, यानी कि महिलाओं के विकास के लिए, महिलाएं और बच्चों के विकास के लिए ये जिम्मेदारी अन्नपूर्णा देवी को दी गई है। जेपी नड्डा को लेकर हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था कि इनको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय पहले भी संभाल चुके हैं। ऐसे में यही लग रहा था कि ये दोबारा से रिपीट किया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर लगातार मोदी सरकार ये कहती आई है कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करना है, किस तरीके से उनके लिए ऐसे काम करने हैं ताकि लोगों के लिए इलाज जल्दी से जल्दी उनको मिल सके, जो सरकारी अस्पताल हैं उनका आधुनिकीकरण किया जा सके। अब उसका काम जेपी नड्डा के जिम्मे सौंपा गया है। वही मोदी 3.0 में जिस मंत्री का कद बड़ा है वो है अश्विनी वैष्णव। पिछली सरकार में वो रेल मंत्री थे और इस बार उन्हें रेल के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और IT मिनिस्ट्री का भी जिम्मा अश्विनी वैष्णव को सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव ने चार्ज संभालने के बाद कहा कि पिछली बार नई ट्रेन चलाई थी, इस बार रेलवे ट्रैक का एक्सपेंशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। तो अश्विनी वैष्णव अपने काम पर आज से लग चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रेलवे पर फोकस करते हैं और रेलवे किस तरीके से लोगों के लिए और ज्यादा सुविधापूर्ण बनाई जाए उसकी जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव के कंधों पर है। वहीं बीजेपी के एक और कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय और क्लाइमेट चेंज ऐसा मंत्रालय है जिस पर मोदी काफी जोर देते हैं। यह विभाग भूपेंद्र यादव को दिया गया है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो काफी अहम हो गया है। कल उन्होंने सबसे बड़ा विषय है देश के करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि, पहला सरकार का एक्शन कार्यक्रम हो, और दूसरा 3 करोड़ गरीबों को पक्के आवास देने का जो निर्णय, कैबिनेट के पहले निर्णय एक गरीबों के लिए, गरीबों को आवास देने के लिए किए गए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रार्थना। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। देखिए, क्लाइमेट चेंज आगे चलकर कितनी बड़ी समस्या बन सकती है इसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी को है और यही वजह है कि इस मंत्रालय पर भी इस बार खासा जोर दिया गया है। वहीं कानून मंत्रालय इस बार भी अर्जुन राम मेघवाल के ही पास है। कई लोग ये कह रहे थे कि इस बार मोदी सरकार के फोकस में जुडिशियल रिफॉर्म यानी कि न्यायिक सुधार हो सकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर हो सकता है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव हो। ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल के कंधों पर मजबूत जिम्मेदारी होगी कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी अर्जुन राम मेघवाल ही इसी मंत्रालय को संभाल रहे थे। हालांकि उससे पहले किरण रिजिजू को यह जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन फिर उनसे यह मंत्रालय लेकर अर्जुन राम मेघवाल को ही दोबारा दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि मोदी के विजन को वो कैसे आगे लेकर जाएंगे।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने अपना कार्यकाल संभाल लिया। आज ऑफिस पहुंचे, कार्यकाल संभाला। सर, कार्यकाल आपने संभाला है, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को देख रहे हैं? कंटिन्यूएशन आप पहले भी इसी विभाग में। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे लॉ एंड जस्टिस में पुनः जिम्मेदारी दी है। और जैसे आपने कहा है कि क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, जितने भी लंबित मामले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो, चाहे वो हमारे ट्रिब्यूनल हैं उनमें हो, चाहे हमारे कुछ स्पेशल कोर्ट हैं जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, पॉक्सो हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, जहां भी हो, लंबित मामले समय पे निस्तारित हो, इस दिशा में जो नए हमने कानून जो 3 बनाए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें हमने टाइमलाइन तय की है, टेक्नोलॉजी का इनपुट डाला है। तो मुझे लगता है कि समयबद्ध निस्तारण भी तेजी से शुरू होगा। आपने आज एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी साइन की है, तो जो कंटिन्यूएशन उसका फायदा है, आपने पहला एक्शन ले लिया है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। लंबे समय से इस देश में एक डिमांड जनरेट हो रही थी कि देश में नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बने। तो इस दिशा में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, उस पे मैंने पहला हस्ताक्षर किया है ज्वाइन करने के बाद। 125 दिन का रोड मैप आपने सबमिट किया था, तो उसमें और क्या क्या? अभी आपको बताया ना, लंबित मामलों का निस्तारण, आर्बिट्रेशन के दिशा में काम करना, मीडिएशन के दिशा में काम करना, अभी तो आपको सारा बताया है। तो अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि लिटिगेशन का वक्त कम करने के लिए एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को साइन किया गया है, जिसको बाद में कैबिनेट के पास भेजा जाएगा ताकि उसे फाइनल तैयार किया जा सके। मंत्रालय ने अपनी तरफ से पास करके आगे भेज दिया है। इसके अलावा लंबित मामलों को कम करना कानून मंत्रालय की पहली प्राथमिकता होगी। कैमरामैन अर्जुन के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। देखिए, कहा जाता है ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ऐसे में इस बार अर्जुन राम मेघवाल की प्राथमिकता है कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जा सके। वहीं मोदी सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने चार्ज संभालने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर क्या कहा, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर हो रहे हैं।